हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, करस्पॉन्डेंस कलर के लिए, स्टोर कीपर के लिए, बेल्टॉन SSC सारे एग्जाम के लिए जहाँ कंप्यूटर पूछी जाती है। ठीक है, अब चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन आपको स्पैम से नहीं बचाएगा। मतलब स्पैम से कौन आपको नहीं बचाएगा ये पूछा है। तो ये देखिए आपको पॉपअप ब्लॉकर स्पैम से नहीं बचाता है। कौन नहीं बचाता है? पॉपअप ब्लॉकर स्पैम से नहीं बचाता, जबकि फिल्टर, ईमेल नियम और स्पैम ब्लॉकर ये आपको किससे, स्पैम से बचाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है, अब इसका देखिए की पॉइंट देखेंगे। इसका पॉपअप ब्लॉकर्स को आपके इंटरनेट ब्राउज उपयोग करते समय अवांछित पॉपअप विंडो को दिखने से रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन स्पैम को रोकने पर उनका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पैम आमतौर पर ईमेल के माध्यम से प्राप्त होता है, जहां स्पैम फिल्टर, ईमेल नियम और स्पैम ब्लॉकर इसे पहचानने, प्रबंधित करने और रोकने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फिल्टर विशिष्ट स्पैम विशेषताओं की पहचान करके और मेल खाने वाले ईमेल को स्पैम फोल्डर में डाइवर्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रेषकों या कुछ प्रकार के संदेशों को ब्लॉक करने के लिए ईमेल नियम स्थापित किए जा सकते हैं जो स्पैम को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। स्पैम ब्लॉकर आपको इनबॉक्स तक पहुंचने से पहले स्पैम ईमेल को स्वचालित रूप से पहचानते हैं और रोकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MS ऑफिस 2007 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। अंतिम क्रिया को बार बार दोहराना है, उसके लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। तो ये आपका होता है F4। क्या होता है? F4 फंक्शन की 4 होता है, फंक्शन की 4 होता है। देखिए F6 क्या है, अगले पेन या फ्रेम पर ले जाती है। F6 अगले पेन या फ्रेम पर आपको ले जाती है। इसके बाद F6 दबाने के बाद आप पिछले पेन या फ्रेम पर जाने के लिए शिफ्ट दबा सकते हैं। F6 दबाने के बाद आपको फिर से पिछले पेन या फ्रेम पर जाना है, तो इसके लिए आप शिफ्ट दबा सकते हैं। F4 यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या क्रिया को दोहराती है। F4 क्या है? अंतिम कमांड या क्रिया को दोहराती है। F2 फंक्शन की 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को एडिट करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को एडिट करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि F8 एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड में प्रवेश करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग वर्तमान चयन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्ड में यदि आप F8 दबाते हैं तो आप चयन को बढ़ाने के लिए एरो की का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की बूट प्रक्रिया में भी किया जाता है। ठीक है, इसका F8 का उपयोग कर रहा है कि स्कैनर एक डिवाइस है। स्कैनर कैसा डिवाइस है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए इनपुट डिवाइस की पॉइंट में देखिए, इनपुट डिवाइस स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हार्ड कॉपी दस्तावेजों और छवियों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। भौतिक दस्तावेजों और छवियों या वस्तुओं को स्कैन करके स्कैनर उनका डिजिटल प्रतिनिधित्व बनाता है, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित, संपादित या साझा किया जा सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस प्रक्रिया में मतलब जो इनपुट प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया में दृश्य जानकारी को कैप्चर करना और हमें इसे दृश्य जानकारी को कैप्चर करना और इसे कंप्यूटर द्वारा पढ़ने योग्य बनाना, स्कैनर को इनपुट डिवाइस के रूप में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करना शामिल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी का। मेमोरी क्या है? तो कह रहा है कि मेमोरी उन उपकरणों या प्रणालियों को संदर्भित करती है जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में अस्थायी या अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी या हार्ड ड्राइव। ठीक है, अब बात करते हैं आउटपुट का। किसका? आउटपुट का। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर घटक होते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? हार्डवेयर घटक होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटिंग डिवाइस द्वारा किए गए डेटा प्रोसेसिंग के परिणामों को उपयोगकर्ता तक संचारित करने के लिए किया जाता है। इसमें मॉनिटर,
प्रिंटर, स्पीकर जैसे उपकरण शामिल होते हैं किसमें, आउटपुट डिवाइस में। स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज का बात करेंगे तो सेकेंडरी स्टोरेज किसी भी गैर वाष्पशील स्टोरेज माध्यम को संदर्भित करता है जो डेटा को तब तक बनाए रखता है जब तक कि उसे डिलीट या ओवरराइट न कर दिया जाए, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आईएसपी का पूर्ण रूप, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब कह रहा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी एक कंपनी है जो व्यक्तियों और अन्य कंपनियों को इंटरनेट और अन्य संबंधित सेवाओं जैसे वेबसाइट निर्माण और वर्चुअल होस्टिंग तक पहुंच प्रदान करती है। आप देखिए आईएसपी ग्राहकों को इंटरनेट से जोड़ते हैं जिससे उन्हें अन्य ऑनलाइन गतिविधियों के अलावा वेब ब्राउज़र करने, ईमेल भेजने और मीडिया स्ट्रीम करने की अनुमति मिलती है। आईएसपी डायल अप, डीएसएल, केबल मॉडेम, फाइबर और वायरलेस सर्विसेज सहित विभिन्न प्रकार के कनेक्शनों की पेशकश कर सकते हैं। कह रहा है कि एमएस ऑफिस एक है, क्या है, एमएस ऑफिस एक है, तो एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक संग्रहण है। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक संग्रह है। इसमें दस्तावेज निर्माण, डेटा विश्लेषण और प्रस्तुति डिजाइन सहित विभिन्न उत्पादकता कार्यों के लिए डिजाइन किए गए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अन्य प्रोग्राम शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सॉफ्टवेयर होने के कारण यह विशिष्ट कार्य करने के लिए कंप्यूटर पर चलता है जो उपयोगकर्ताओं को उनके दिन प्रतिदिन के कंप्यूटिंग कार्यों में सहायता करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइव और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइव और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। वायरस एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो निष्पादित होने पर अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को संशोधित करके और अपना कोड डालकर स्वयं की प्रतिकृति बनाता है। ऐसे प्रतिलिपि बनाता है, प्रतिकृति नहीं होगा। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वैध उत्पादकता सूट है, न कि मैलवेयर या वायरस का एक रूप है। एमएस ऑफिस हार्डवेयर उन भौतिक घटकों को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ठीक है। नेक्स्ट एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक सूट होने के नाते अमूर्त डिजिटल कोड है और कोई भौतिक वस्तु नहीं, इसलिए इसे हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। एमएस एक्सेल में एक अलग शीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करना क्या कहा जाता है, ये रेफरेंसिंग कहा जाएगा। ठीक है। सेल रेफरेंस किसी कार्य पत्रक पर किसी सेल या सेल्स की श्रेणी को संदर्भित करता है और इनका उपयोग किसी सूत्र में किया जा सकता है ताकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल उन मानों या डेटा को ढूंढ सके जिनकी गणना आप उस सूत्र से करना चाहते हैं। एक या अनेक सूत्रों में आप निम्नलिखित को संदर्भित करने के लिए सेल रेफरेंस का उपयोग कर सकते हैं। वर्कशीट पर एक या अधिक सन्निहित सेल्स से डेटा, वर्कशीट के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद डेटा, उसी कार्य पुस्तिका में अन्य कार्य पत्रक पर डेटा। 3 प्रकार के सेल रेफरेंस जिनका उपयोग आप एक्सेल में कर सकते हैं। 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होता है। एक होता है सापेक्ष सेल संदर्भ, निरपेक्ष सेल संदर्भ, मिश्रित सेल संदर्भ। अब क्या करा है कि इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए ये एमएस ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि यूनिक्स, डॉस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कह रहा है कि एमएस ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित कार्यालय उत्पादन दक्षता अनुप्रयोगों का एक सूट है।
MS ऑफिस एक सूट है, ठीक है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक जैसे सॉफ्टवेयर शामिल है जो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट बनाने, प्रेजेंटेशन बनाने और ईमेल प्रबंधित करने जैसे कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। यूनिक्स यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक शक्तिशाली बहु उपयोगकर्ता वातावरण है जिसका व्यापक रूप से सर्वर, वर्कस्टेशन और मोबाइल उपकरणों में किया जाता है। यह अपनी स्थिरता और सुरक्षा के लिए जाना जाता है और लिनक्स सहित कई अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की नींव रहा है। हालांकि डॉस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कई संदर्भों में विशेष रूप से MS डॉस को संदर्भित करता है, जो व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक प्रारंभिक ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह एक कमांड लाइन आधारित प्रणाली थी जो हार्डवेयर संसाधनों को प्रबंधित करती थी और फाइलों को प्रबंधित करने और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए बुनियादी कार्य प्रदान करती थी। विंडोज विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला है। यह विंडोज जो है यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टमों में से एक है, जो अपने ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI के लिए जाना जाता है, जो उपयोगकर्ता को माउस, ग्राफिकल डिस्प्ले का उपयोग करके सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। करेक्ट 9 नंबर क्वेश्चन, कीबोर्ड पर कौन सी की हमें लाइन की शुरुआत में ले जाती है? लाइन की शुरुआत में जाना है आपको तो होम की ले जाएगा। क्या ले जाएगा? होम की। एंड की लाइन के लास्ट में ले जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि किसी टेस्ट लाइन की शुरुआत में जाने के लिए हम होम की दबाएं। हम होम की जाने के लिए होम की दबाएं। कुछ सामान्य शॉर्टकट कीजिए है। Alt+Tab यह आपको कंप्यूटर पर खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने की अनुमति देता है। आपको एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए Alt+Tab कुंजी दबाए रखना होगा और टैब कुंजी दबाते रहना होगा, और जब टैब कुंजी उस प्रोग्राम पर हो जिसे आप खोलना चाहते हैं तो उसे छोड़ दें। वर्तमान में प्रोग्राम में संपादन विकल्प तक पहुंचने के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अब कह रहा है कि Alt+E गूगल क्रोम में यह आपको फाइल मेनू विकल्प खोलने की अनुमति देता है। Alt+E क्या कहता है? गूगल क्रोम में फाइल मेनू विकल्प खोलने की अनुमति देता है Alt+E। विनएम्प और KMP प्लेयर यह टॉगल प्लास्टिक संपादक लाता है। Alt+F जो है यह आपको वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू विकल्प तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। F1 पहली फंक्शन कुंजी है। इसका उपयोग प्रत्येक विंडोज प्रोग्राम पर सहायता जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, मतलब हेल्प के लिए। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में यह आपको F1 विंडोज की F1 दबाकर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सहायता और समर्थन स्क्रीन खोलने की अनुमति देता है। इसके अलावा इसका उपयोग कंट्रोल F1 दबाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कार्य फलक तक पहुंचने के लिए किया जाता है। F2 यह उपयोगकर्ताओं को किसी आइकन या फाइल का नाम बदलने का विकल्प प्रदान करता है। F2 क्या करता है? यह उपयोगकर्ता को किसी आइकन या फाइल का नाम बदलने का विकल्प प्रदान करता है, जिसे उपयोगकर्ता चुनता है। और MS वर्ड में यदि आप कंट्रोल F2 दबाते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू विकल्प खुल जाता है कंट्रोल F2 से। F5 इसका उपयोग मुख्य रूप से किसी फाइल या फोल्डर की वर्तमान विंडो या कंटेंट का ताज़ा करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप वेब ब्राउज़र पर कंट्रोल F5 या शिफ्ट F5 दबाते हैं तो कैस्ट कंटेंट के बावजूद उस वेब पेज को फिर से लोड करता है और वेब पेज की पूरी कंटेंट को फिर से डाउनलोड करता है। कंट्रोल A यह आपको छवियों और अन्य ऑब्जेक्ट सहित किसी पृष्ठ की संपूर्ण कंटेंट को चयन करने की, मतलब ऑल सेलेक्ट के लिए। कंट्रोल B क्या होता है? चयनित को बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल C क्या होता है? इसका उपयोग पृष्ठ के अन्य ऑब्जेक्ट सहित चयनित कंटेंट को क्या करने के लिए? कॉपी करने के लिए। और इसका उपयोग क्या आता है? कंट्रोल V का उपयोग क्या आता है? कॉपी किए गए डेटा को चिपकाने के विकल्प प्रदान करने के लिए। आपको डेटा को एक बार कॉपी करना होगा और फिर आप इसे कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल D होता है किसके लिए? कंट्रोल D वर्तमान साइट को बुकमार्क या पसंदीदा में जोड़ने के लिए कंट्रोल D का प्रयोग करते हैं। उपयोग अधिकतर इंटरनेट ब्राउजर में क्या आता है? कंट्रोल D का उपयोग।
कंट्रोल एफ, यह उपयोगकर्ता को करंट डॉक्यूमेंट या विंडोज में टेक्स्ट ढूंढना या खोजने का विकल्प प्रदान करता है। कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक फॉर्मेट, यह उपयोगकर्ता को चयनित टेक्स्ट को इटैलिकाइज और अनइटैलिकाइज करने की अनुमति देता है। कंट्रोल एन जो है आपका, कंट्रोल एन जो बात है, यह उपयोगकर्ता को माइक्रोसॉफ्ट अनुप्रयोग और कुछ अन्य सॉफ्टवेयर में एक नया ब्लैक डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। क्या देता है, अनुमति देता है। कंट्रोल ओ वर्तमान सॉफ्टवेयर में किसी फाइल को खोलने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कंट्रोल के इसका उपयोग हाइपरलिंक डालने के लिए किया जाता है और इंटरनेट ब्राउज़र में यह खोज बार पर केंद्रित होता है। कंट्रोल पी, इसका उपयोग वर्तमान पृष्ठ या डॉक्यूमेंट के लिए प्रिंट पूर्वावलोकन विंडोज खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे कंट्रोल एस, इसका उपयोग दस्तावेज या फाइल को सहेजने के लिए किया जाता है। फाइल के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सहेजने के लिए आप शिफ्ट F12 का भी उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल वाई का बात करेंगे तो कंट्रोल वाई का बात जब करेंगे हम, तो इसका उपयोग किसी भी पूर्वता पाठ और अन्य ऑब्जेक्ट को दोबारा करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अंतिम निष्पादित क्रिया को दोहराने के लिए किया जाता है। कंट्रोल जेड का बात करेंगे हम, तो ये इसका उपयोग कंटेंट या अन्य ऑब्जेक्ट को पूर्वतः करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने गलती से डेटा डिलीट कर दिया तो आप तुरंत कंट्रोल जेड दबाकर इस डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कड़ा कि शिफ्ट इंटर, इसका उपयोग कॉपी किए गए आइटम को चिपकाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं शिफ्ट डिलीट, इसका उपयोग मुख्य रूप से चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए किया जाता है और यह किसी भी फोल्डर या फाइल को अस्थायी रूप से हटाने का विकल्प भी प्रदान करता है। Alt F4, इसका उपयोग वर्तमान में खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। Alt F4 का प्रयोग करें कि कंट्रोल एस्केप, इसका स्टार्ट मेनू खुल जाए, आप स्टार्ट मेनू खोलने के लिए विंडो कीज का भी प्रयोग करते हैं तो कंट्रोल एस्केप का भी यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, यह उपयोगकर्ता को विंडोज 95 बाल से विंडोज के सभी संस्करणों में विंडोज टास्क मैनेजर को तुरंत खोलने और लाभ प्रदान करता है। करें शिफ्ट होम कुंजियों को एक साथ दबाकर आप कर्सर की वर्तमान स्थिति से लेकर पंक्ति की शुरुआत तक सभी कंटेस्ट चयनित कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट होम से। करें एस्केप बटन का उपयोग आमतौर पर किसी भी निश्चित फंक्शन या कमांड को रोकने या एस्केपिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग टेक्स्ट में सभी पंक्ति की शुरुआत में नेविगेट करने के लिए नहीं किया जाता है। टैब कुंजी का उपयोग मुख्य रूप से संरक्षित तरीके से टेक्स्ट के बीच रिक्त स्थान बनाने के लिए किया जाता है, जैसे तालिकाओं या प्रपत्रों। इसका उपयोग GUI चयन योग्य तत्वों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन यह आपकी किसी भी पंक्ति की शुरुआत में नहीं ले जाता है। बैकस्पेस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षर के तुरंत हटाने या चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए किया जाता है। यह आपकी किसी भी पंक्ति की शुरुआत में नहीं ले जाता है, लेकिन आप इसका उपयोग अक्षर को हटाकर टेक्स्ट के माध्यम से पीछे की ओर ट्रैवल करने के लिए कर सकते हैं। कड़ा कि CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये कम्पैक्ट डिस्क होता है। CD का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क। की पॉइंट, कम्पैक्ट डिस्क CD एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज फॉर्मेट है जिसे फिलिप्स और सोनी द्वारा मिलकर विकसित किया गया था। 1982 में जारी किया गया था किसको CD को। कहा कि 4 बिट्स द्वारा कितनी अलग अलग संख्याओं को दर्शाया जा सकता है, किसके द्वारा, 4 बिट्स के द्वारा कितनी अलग अलग संख्याओं को दर्शाया जा सकता है, तो 16 अलग अलग संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। कहा कि बाइनरी सिस्टम में प्रत्येक बिट 20 से शुरू होकर 2 की पावर का प्रतिनिधित्व करता है। जब हमारे पास कई बिट होते हैं तो वे विभिन्न संख्याओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए संयोजित किया जाता है। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। एक बिट 2 मानों का प्रतिनिधित्व करता है, 0 और 1 का। 2 अलग अलग संख्याएं का। 2 बिट्स 4 मानों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। 22 बराबर 2 2 मतलब 4 अलग संख्याओं का। करेक्ट, 3 बिट्स 8 मानों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
100 110 110 111 ये 8 अलग संख्याओं को दर्शा सकता है। अब हम बात करते हैं किसका, जब 4 बिट्स के साथ 24 बराबर 16 के बाद 16 अलग अलग मानों को प्रतिनिधित्व कर सकता है। देखिए 16 अलग अलग मान है। ये कह रहा है कि वेब पेज पर किस प्रकार की विज्ञापन दिखाई देता है, वेब पेज पर किस प्रकार के विज्ञापन दिखाई देता है, तो बैनर विज्ञापन, बैनर विज्ञापन, बैनर विज्ञापन, बैनर विज्ञापन, एक बैनर विज्ञापन जिसे वेब बैनर के रूप में भी जाना जाता है, इंटरनेट पर विज्ञापन की एक विधि है जिसे एक विज्ञापन सर्वर द्वारा सुगम बनाया जाता है। इस प्रकार डिजिटल विज्ञापन में किसी विज्ञापन को वेब पेज में शामिल करना शामिल होता है। अंतर्निहित इरादा किसी विशेष वेबसाइट को विज्ञापन दाता की साइट से जोड़कर इंटरनेट ट्रैफिक को उसकी ओर आकर्षित करना। रोम कैसा मेमोरी है, रोम का बात करेंगे तो रोम जो है आपका अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील मेमोरी है। रोम अस्थायी और अपरिवर्तनशील मेमोरी है। अस्थायी एवं परिवर्तन रोम रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की अपरिवर्तनशील मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम में संग्रहित डाटा डिवाइस बंद होने पर भी बना रहता है जिससे यह अस्थायी हो जाता है। इसका मुख्य रूप से फ्रेमवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जो विशिष्ट हार्डवेयर निकटता से जुड़ जाता है और इसे बार बार अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती। रोम की परिवर्तनशील होने की प्रकृति और बिना शक्ति के डेटा बनाए रखने की इसकी क्षमता इसे स्पष्ट रूप से अस्थायी और परिवर्तनशील मेमोरी के रूप में वर्गीकृत करता है। अस्थायी एवं परिवर्तनशील मेमोरी का बात करते हैं। अस्थायी एवं परिवर्तनशील कंप्यूटर में अस्थिरता उस मेमोरी को संदर्भित करती है जिसमें संग्रहित जानकारी को बनाए रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। एक बार बिजली चली गई तो डेटा मिट जाता है। अस्थायी अस्थायी आमतौर पर स्टोरेज या मेमोरी को संदर्भित करता है जो बिजली बंद होने पर अपनी सामग्री खो देता है, जैसे रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। ठीक है। कार्यशील वर्किंग मेमोरी अक्सर एक सिस्टम के अस्थायी भंडारण को संदर्भित करता है। वर्कशील मेमोरी अक्सर एक सिस्टम के अस्थायी भंडारण को संदर्भित करता है जिसे सीपीयू द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग और हेरफेर किया जाता है, जो आमतौर पर रैम से जुड़ा होता है। कंप्यूटर की मूल वास्तुकला पहली बार किसके द्वारा विकसित की गई थी? मूल वास्तुकला किसके द्वारा पहली बार विकसित की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? तो आपको जब हम बात करेंगे तो ये बॉन न्यूमैन के द्वारा। ठीक है। अब देखिए बॉन न्यूमैन एक हंगेरियन अमेरिकी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, कंप्यूटर विज्ञानी और बहुत थे। जॉन बॉन न्यूमैन वास्तुकला अवधारणा एक पारंपरिक कंप्यूटर डिजाइन मॉडल के लिए जाने जाते हैं। यह मॉडल एक कंप्यूटर का वर्णन करता है जिसमें एक प्रसंस्करण इकाई होती है, जिसमें एक अंकगणितीय तर्क इकाई और प्रोसेसर रजिस्टर, एक नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट जिसमें एक निर्देशन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंट डाटा निर्देश दोनों को संग्रहित करने के लिए एक मेमोरी, बाहरी द्रव्यमान भंडारण और इनपुट आउटपुट तंत्र होते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मेमोरी डाटा संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा को संसाधित करने के लिए डेटा और निर्देशों को दोनों रखती है, जो लगभग सभी आधुनिक कंप्यूटर के पीछे का विचार बन गया है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाने वाले बेबेज एक ब्रिटिश गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किया था। 19वीं शताब्दी में उन्होंने एनालिटिकल इंजन नामक एक उपकरण का प्रस्ताव रखा जिसे आधुनिक कंप्यूटर का खाका माना जाता है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की गणना करना और डेटा और निर्देशों को इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग करना था, लेकिन बजट की अधिकता और तकनीकी सीमाओं के कारण इसे उनके जीवन काल में कभी नहीं बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है आपका परम 8000 होता है। ठीक है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर की तुलना में उच्च स्तर प्रदर्शन वाला कंप्यूटर होता है। उनका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोग में किया जाता है, जिनके लिए बहुत बड़े डेटाबेस संभालने की आवश्यकता होती है और बड़ी मात्रा में गणना की आवश्यकता होती है। सुपर कंप्यूटर बहु समांतरण
बहु समांतरण सुपर कंप्यूटर जो है ना, बहु समांतरण प्रोसेसिंग करते हैं। परम 8000 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया था। इसका नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा रखा गया था। इस परियोजना का नेतृत्व डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर ने दिया, इसीलिए विजय पांडुरंग भटकर को सुपर कंप्यूटर का, भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता माना जाता है। केंद्र सरकार ने पूरे भारत अनुसंधान संस्थानों में 11 नए सुपर कंप्यूटर का निर्माण और स्थापना को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य 73 स्वदेशी सुपर कंप्यूटर स्थापित करना है। सागा 2020, ये सागा आर्किटेक्चर के साथ एयर स्पेस के लिए सुपर कंप्यूटर 220 टेराफ्लॉप्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। 2011 के आसपास परिचालन तथा मुख्य रूप से एयर स्पेस अनुसंधान में इसका प्रयोग किया था। करे अमेरिकी सुपर कंप्यूटर निर्माता है जिसका मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन में है। ठीक है, ये करे जो है आपका कंप्यूटर अपने समय में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक था। एक्का एक सुपर कंप्यूटर जिसे नवंबर 2007 में टॉप 500 सूची में दुनिया का 8वां सबसे तेज और 104.38 टेराफ्लॉप्स की रिकॉर्ड गति के साथ लीन पैक बेंचमार्क आरमैक्स के आधार पर चौथा सबसे तेज स्थान हासिल किया। टेबुलर, जिसका उपयोग सांख्यिकी सूचनाओं को संसाधित करने हेतु कार्ड्स को पंच करने के लिए किया जाता है, का आविष्कार किसने किया था? तो ये आविष्कार किया था हरमन होलेरीथ ने। हरमन होलेरीथ ने 1800 दशक में के अंत में पंच कार्ड डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से डेटा रिकॉर्ड के लिए तकनीकी बनाई। एक मशीन द्वारा 1890 में अमेरिकी जनगणना के लिए पढ़ा जा सकता था। हरमन होलेरीथ ने इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड टेबुलर का आविष्कार किया, न कि पंच कार्ड का। पंच कार्ड का आविष्कार जोसेफ मेरी जैकवार्ड 1801 में किया था। पंच कार्ड का आविष्कार जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने 1801 में किया था। 1890 में हरमन होलेरीथ ने जोसेफ मेरी जैकवार्ड की पंच कार्ड तकनीक का उपयोग किया। एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मूल्यों और सूत्रों को दर्ज करने की अनुमति देता है? तो ये देता है आपको फार्मूला बार। एमएस एक्सेल में सेल डाटा रखता है। उपयोगकर्ता पहले सेल चयन कर एमएस एक्सेल 2007 में सेल मान और सूत्र दर्ज कर सकता है। फिर फार्मूला बार में क्लिक करने के लिए सेल मान को संपादित कर सकता है। फार्मूला बार का उपयोग की आवश्यकता के अनुसार सम ऐड करने के लिए मिनिमम, मैक्सिमम आदि सूत्र दर्ज कर सकते हैं। और सेल में डेटा दर्ज करने के लिए दूसरा तरीका संबंधित सेल को चयन करना, फिर F2 फंक्शन की दबाना। टाइटल बार, एमएस एक्सेल 2007 में टाइटल का एक एक्सटेंशन के साथ वर्तमान स्प्रेडशीट का टाइटल का नाम रखना। मेनू बार, एमएस एक्सेल 2007 में मेनू बार होम पेज, पेज लेआउट, इंसर्ट, फार्मूला और डेटा जैसे विभिन्न टैब प्रदर्शित करता है। एमएस एक्सेल में एक संख्यात्मक मान को लेवल मान के रूप में जाना जा सकता है यदि लेवल मान के रूप में जाना जा सकता है यदि एपोस्ट्रोफ एंड और उसके पहले आता है एपोस्ट्रोफ। एक्सेल में यदि आप चाहते हैं कि एक संख्यात्मक मान टेक्स्ट जिसे लेवल के रूप में भी जाना जाता है के रूप में माना जाए तो आपको इसके पहले स्टॉफी लगाना होगा। अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम है एलेक्सा। अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम है एलेक्सा। अमेज़न 2014 में अमेज़न द्वारा पेश किया गया एलेक्सा को इको स्मार्ट स्पीकर को पावर देता है, होम ऑटोमेशन सहित आवाज नियंत्रित सेवाएं प्रदान करता है और विस्तारित क्षमताओं के लिए तीसरे पक्ष को कौशल का समर्थन करता है। सीरी, एप्पल द्वारा विकसित सीरी iOS उपकरणों में एकीकृत एक वर्चुअल असिस्टेंट है। 2011 में लॉन्च होने के बाद संदेश भेजने, कॉल करने और अनुस्मारक सेट करने जैसी आवाज सक्रिय सेवाएं प्रदान करता है। कह रहा है कि बिकसबी सैमसंग का एआई असिस्टेंट जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था, जिसे संदर्भ में जागरूक सहायता पर जोर देते हुए विभिन्न सैमसंग उपकरणों में आवाज और स्पर्श इंटरेक्शन के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं
कार्टोना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित पहली बार 2015 में माइक्रोसॉफ्ट 10 में देखा गया। कार्टोना कार्यों और अनुस्मारक और सूचना खोजों के लिए एक डिजिटल सहायक के रूप में कार्य करता है। अब माइक्रोसॉफ्ट 365 सूट के भीतर उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, फाइल होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का फुल रूप। पीडीएफ का विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसों के संगत होने के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें विंडोज, मैकोस, लिनक्स मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अवरोधी परीक्षण का अनुभव सुनिश्चित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।